नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी नवीन चंद्र सेन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, दीनबंधु मित्र थे। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला जो नाटक है नील दर्पण, उसके लेखक दीनबंधु मित्र थे। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नील दर्पण पुस्तक जो है 1859 ईस्वी में लिखी गई थी। नील दर्पण पुस्तक 1859 ईस्वी में लिखी गई थी और नील किसानों की दुर्दशा का चित्रण है, अर्थात नील बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन है ये नील दर्पण। और 1860 ईस्वी के दशक में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने नील आंदोलन शुरू किया था। 1860 के दशक में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास दो भाई थे, उन्होंने ये नील आंदोलन शुरू किया था। और 1917 में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह नील किसानों को लेकर शुरू किया था। 1917 में भी चंपारण में गांधी जी ने जो है नील किसानों को लेकर आंदोलन शुरू किया था। और गांधी जी के प्रयास से 3 कठिया पद्धति समाप्त हुई थी। गांधी जी के प्रयास से 3 कठिया पद्धति जो है समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और डिटेल देखिए इसके बारे में। गांधी जी का भारत में यह प्रथम सत्याग्रह था। 1917 में जो गांधी ने सत्याग्रह किया था, ये भारत में उनका प्रथम सत्याग्रह था। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को नील किसान की दुर्दशा से परिचित कराया था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को नील किसान की दुर्दशा से परिचित कराया था। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हुआ था और तभी परिचित कराया था उसमें। और 1917 में फिर ये नील आंदोलन हुआ था। और नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन ने किया था। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था माइकल मधुसूदन ने किया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत तथा टैगोर ने जनगण मन राष्ट्रगान की रचना की थी। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना की है। और जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है जो 52 सेकंड का है वो टैगोर ने किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। और नवीन चंद्र सेन एक प्रसिद्ध बंगाली कवि और ब्रह्म समाजी दार्शनिक केशव चंद्र सेन के भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन और चीन के, ऑप्शन बी ब्रिटेन और भारत के, ऑप्शन सी भारत और चीन के, ऑप्शन डी ब्रिटेन और जापान के। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, ब्रिटेन और चीन के बीच ये अफीम युद्ध लड़ाए गए थे। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। अफीम युद्ध में चीन की भारी पराजय हुई थी। अफीम युद्ध जो हुआ था उसमें चीन की भारी पराजय हुई थी। और प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 के बीच चला था। 1839 से 1842 के बीच चला था। और नानकिंग की संधि जो हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1942 के द्वारा ये समाप्त हुआ था। नानकिंग की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था जो 1842 में हुई थी 29 अगस्त को। और द्वितीय अफीम युद्ध जो हुआ था 1856 से 1860 के बीच हुआ था। 1856 से 1860 के बीच हुआ था। और परिणाम से 3 तसीन की संधि हुई थी 1858 में, उसके द्वारा समाप्त हुआ था। और बीजिंग की संधि 1860 में हुई थी के द्वारा चीन पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर लिया था ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी कनिष्क ने, ऑप्शन सी हर्ष ने, ऑप्शन डी बिंदुसार ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, हर्ष ने किया था। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। और डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कनौज समिति का अध्यक्ष ह्वेनसांग था। और कनौज समिति की थी उसका अध्यक्ष जो था ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन किया था। ह्वेनसांग जो था एक तो ये चीनी यात्री था जो भारत आया था बौद्ध से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं या पुस्तक हैं ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने के लिए। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन किया था।
ह्वेनसांग वातापी और कांची की भी यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने वातापी और कांची की भी यात्रा की थी। और कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को जो कहा जाता है द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में करता था। हर्ष जो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का जो आयोजन करता था प्रत्येक 5 वर्ष बाद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए जो दर्रा पार करना पड़ता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए खारदुगला, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा, सी बनिहाल दर्रा, डी नाथुला दर्रा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, सिक्किम और लेपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है, को पार करना पड़ता है। इन दोनों दर्रों को पार करना पड़ता है। एक तो सिक्किम दर्रा सिक्किम में है नाथुला दर्रा उसको, और लेपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, उसको पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत जो चुंबी घाटी है से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत में जोड़ता है नाथुला दर्रा। जबकि लिपुलेख दर्रा जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। भारत, उत्तराखंड और तिब्बत चीन के मध्य स्थित एक दर्रा है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में है अवस्थित है, जो उत्तराखंड राज्य में भारत के और तिब्बत और चीन के मध्य बीच एक दर्रा है ये। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रमुख दर्रे जो हैं वो हैं जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, कराकोरम दर्रा और बुर्जिर दर्रा। ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी सिलिका, सी एल्यूमिना, डी उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, उपरोक्त सभी में का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है, यानी चूना पत्थर का भी, सिलिका का भी और एल्यूमिनी का भी, इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इस उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। और विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण जो है 1824 ईस्वी में ब्रिटेन में किया गया था। विश्व में सबसे पहले जो आधुनिक रूप में सीमेंट का निर्माण किया गया था 1824 ईस्वी में ब्रिटेन में किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। और इसमें ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पडी ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया था जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। ब्रिटेन के इंजीनियर थे जोसेफ एम्सडीन। उन्होंने चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक नया पदार्थ बनाया था। और भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत का जो प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था वो 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।